कि ये टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ ये टॉपिक है। इसका सोर्स जो है वो इंडियन एक्सप्रेस है और न्यूज़ आपने देखा कि इंडिया डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्चेस टुडे, व्हाट इज इट एंड हाउ विल इट वर्क। तो भारत 1 दिसंबर को जो है 2022 को जो है ये पहला अपना पायलट प्रोजेक्ट पे जो है वो डिजिटल रुपीज़ जो स्टार्ट कर रहा है। और ये डिजिटल करेंसी अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि अभी शुरुआत में जो है वो 4 शहरों में, कौन कौन से, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर, इन 4 शहरों में जो है वो शुरुआत हो रहा है और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और 4 शहरों में जो लॉन्च तो हुआ जा रहा है, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जब 4 शहरों का जैसा रिस्पांस होगा उस हिसाब से भविष्य में हम 9 और शहरों में जो है वो क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, आयोग आपसे पूछ सकता है कि 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी की गई थी वो भारत के किन 4 शहरों में जारी की गई थी। और ऑप्शंस आपके सामने जब रखेगा तो हो सकता है इसमें एक ऑप्शन जो है बदल दे। वैसे ऑप्शन आपको याद रखना है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर। ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा बैंक था जिसको ये जो है इनिशियली जिन बैंकों को यह अधिकार दिया गया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो 4 बैंक हैं और 4 शहर हैं। ये आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आपको बातें जो है वो समझ में आ रही होगी। फटाफट क्लासेस के लिंक को एक बार अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए। मुलाइका, प्रीति, रूबी, प्रताप, रेखा, बॉबी, कमलेश, रियाज और सुनैना, फटाफट सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए कि क्लासेस जो है वो लाइव हो चुकी हैं, है ना, और सभी जो है वो जुड़ जाएं। तो मैंने कहा आपसे, मैंने क्या कहा कि ये स्टार्टिंग जो है वो इन 4 शहरों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो है वो 9 शहरों में जो है वो इस योजना की जो है वो शुरुआत की जाएगी। ठीक है ना। यानी कि आगे आने वाले 9 शहर हैं उसमें भी जो है इसकी खरीद और बिक्री जो है वो की जा सकती है। ठीक है ना। अब आरबीआई ने जो है दोस्तों इसके 1 नवंबर 2022 को जो है इसके थोक सेगमेंट में डिजिटल रुपए पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था और पहले चरण में 4 बैंकों के माध्यम से जो है ये चर्चा की है कि 4 बैंक जो होंगे उनके माध्यम से इस डिजिटल करेंसी का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो क्या किया जाएगा कि विनिमय किया जाएगा। टॉपिक मैंने कहा कि जीएस का पेपर 3 है और जीएस के पेपर 3 से संबंधित ये टॉपिक है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 से संबंधित ये टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और जीएस पेपर 3 में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है वो कहाँ कहाँ से रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इकॉनमी, जैसा कि आपको पैसा रुपया देख के समझ ही में आ गया है कि भैया अर्थ है तो अर्थशास्त्र है। दूसरा अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ये टॉपिक है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा इसमें यूज होने वाला है। और तीसरा टॉपिक कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के संदर्भ में है और सुरक्षा के संदर्भ में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा जो खतरा है उसको भी हम यहाँ साथ में लेकर चलेंगे। तो ये जीएस पेपर 3 के 3 पोर्शन में अगर आप देख रहे हैं तो कौन कौन से 3 पोर्शन नजर आ रहे हैं, तो 3 पोर्शन आपको इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी, ये 3 पोर्शन जो है वो नजर आ रहे हैं। आइए हम लोग अब इस टॉपिक को और भी ध्यान से समझें और ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ें। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो पहला स्टेज है, जो पहला चरण है, इस चरण में 4 बैंकों के माध्यम से जो है वो डिजिटल रुपए में लेन देन के बारे में बात की जा रही है। और इसमें जो 4 बैंक होंगे उसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक होंगे। सरकारी बैंक कौन सा, तो एसबीआई है ना। और निजी क्षेत्र के बैंकों के बारे में बात करें तो यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ में आपका अगला जो बैंक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई है। ठीक है ना। तो ये जो भी बैंक है ये बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सीबीडीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी के माध्यम से जो है वो पैसों का जो है वो लेन देन करेगी। यानी कि सीबीडीसी के माध्यम से अगर हम बात करें तो डिजिटल करेंसी जो कि एक डिजिटल टोकन के रूप में जो है वो जारी किया जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है वो लीगल टेंडर के रूप में ही होगा। यानी कि ये जो पैसा है जिसको हमने डिजिटल करेंसी कहा, ये भारत में 1 दिसंबर यानी कि आज से अगर हम बात करें तो कानूनी मुद्रा के रूप में जो है वो माना जाएगा। अब इसको नाम क्या दिया जाएगा, तो इसको नाम दिया गया है ई रूपी। और ई रूपी का भी मूल्य वही होगा जो आपके पास कागज का नोट है। मान लीजिए कि ई रूपी का जो मूल्य है अगर हम मानते हैं 10 रुपए, ठीक है ना,
और कागज के नोट गांधी जी वाला का भी मान लेते हैं 10 रुपये और 10 रुपये का सिक्का, तो तीनों की वैल्यू जो है वो बराबर ही होगी, है ना। यानी कि नोट हो, सिक्के हो या डिजिटल करेंसी हो, ये तीनों के तीनों जो है वो बराबर होंगे, है ना। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा एक और भी बात हम करें, क्या बात करेंगे, मैंने इसमें आपको इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और तीसरा टॉपिक मैंने कहा सिक्योरिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में होगा सर सिक्योरिटी का टॉपिक आपने बोला, आपने कहा साइबर क्राइम और वो सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर समझा दे तो सबसे अच्छा होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि इस समय साइबर क्राइम की समस्याएं जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा कि आप एटीएम से जब पैसा निकालने जाते हैं तो उस समय आपकी कार्ड की क्लोनिंग कर ली जाती है। आप देखते हैं कि बहुत सारे फर्जी कॉल आते हैं जिसके माध्यम से आपको आपका एटीएम नंबर, आपका पिन और बहुत सारे जो आपके इम्पॉर्टेंट जो भी आपके सीक्रेट पासवर्ड होते हैं वो जानने का जो है वो प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। कई जगह आप देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आप पॉकेट में पैसा वैसा बहुत लेके जाते हैं तो भी दिक्कत हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा यह जा रहा है कि जो ई रुपी है वो ई रुपी जो है वो भरोसे का साथी है। सुरक्षा जैसे काफ़ी सारी खूबियों के साथ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है उस डिजिटल करेंसी को आज शुरू किया है, ठीक है ना। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार का दिन, अगर मैं सही हूं तो आज बृहस्पतिवार ही होगा, है ना। एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है, 1 दिसंबर, ठीक है, आज बृहस्पतिवार है ना। आज थर्सडे का दिन है दोस्तों, लेकिन मंगलवार यानी कि परसों की अगर हम बात करें तो परसों हमने क्या देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक घोषणा की थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि मंगलवार के दिन जो है ना क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि जो CUZ होंगे यानी कि बंद उपयोगकर्ता समूह होंगे उनको क्या किया जाएगा, कुछ चुनिंदा जगहों पे जो है उसको परीक्षण के रूप में यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो इसका प्रयोग करना होगा। और वो इसी भरोसे के साथ इस डिजिटल करेंसी को प्रयोग कर सकते हैं जैसे वो फिजिकल करेंसी यानी कि नोट और सिक्कों का जिस प्रकार से यानी कि भौतिक मुद्रा को जिस भरोसे के साथ से, जिस सुरक्षा के साथ से, जिस अंतिम समाधान के रूप में जो है प्रयोग करते हैं, वैसे ही डिजिटल करेंसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये अभी पायलट प्रोजेक्ट हम केवल 4 शहरों में जो है वो शुरू कर रहे हैं। और ये 4 शहरों की बात अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये 4 शहर देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 शहर कौन कौन से हैं, तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर, ये 4 शहर हैं। खुदरा ई रुपी की लॉन्चिंग 1 दिसंबर 2022 को जो है वो हो रही है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले चरण में 4 शहरों में उपलब्ध होंगे, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर। दूसरे चरण में मैंने कहा कि सेकंड जो स्टेज होगा, इस सेकंड स्टेज में अगर हम बात करें तो 9 शहरों में जो है इसको लाया जाएगा। और ये 9 शहर कौन कौन से नजर आ रहे हैं, तो 9 शहर हैं दोस्तों आपके अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला। यहाँ सेकंड स्टेज में अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेज में जो है वो आपको इन शहरों में जो है देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप अगर ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। और क्लासेस के लिंक को अगर आपने शेयर नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट क्लासेस के लिंक को अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए और अपने सारे मित्रों को बता दीजिए 9:15 का समय जो है वो करंट अफेयर्स का है। जल्दी ही क्लासेस 9 बजे भी आपको देखने को मिलेंगी। फटाफट शेयर कर दीजिए और बने रहिए साथ में और देखते रहिए। एक बार ग्रुप पे भी मैसेज कर दीजिए आप अपने सारे मित्रों के साथ कि आपकी जो क्लासेस है वो आपकी चल रही है। मुलाइका, श्यामा, प्रिया तिवारी, दीपक, खुशबू, शाले, मिशा, ठीक है ना, सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि पहले चरण के लिए जो बैंकें हैं वो SBI है, ICICI है, यस बैंक और IDFC फर्स्ट है। विशेषता क्या है, डिजिटल पेमेंट वॉलेट्स में सेव किए जा सकते हैं ये करेंसी, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा जो पायलट प्रोजेक्ट है, इस पायलट प्रोजेक्ट में जो है जो डिजिटल रुपए होंगे उनका निर्माण, उनका वितरण और उसके खुदरे उपयोग की पूरी प्रक्रिया का जो है वो मजबूती से परीक्षण जो है इसमें करने की बात हो रही है। और ये पहले अगर हम बात करें तो थोक में इस प्रोजेक्ट का जो है वो 1 नवंबर को जो है वो पायलट परीक्षण के रूप में इसको शुरू किया जा चुका था, ठीक है ना। अब लोग इस डिजिटल रूपी जो है जिसको कि हम आपका डिजिटल रूपी के नाम से हम जान रहे हैं इस आपकी ई करेंसी को, तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपये जो है वो डिजिटली भेजा, उससे आप 100 रुपये जो है वो कैश ले सकते हैं, ठीक है ना।
और ये जो है आप कहेंगे कि सर अभी कुछ दिन पहले आपने एक टॉपिक करंट अफेयर्स में पढ़ाया था क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और आपने कहा था कि किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी जो है वो घाटे में जा रहा है। भारत में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दिया, वो भी तो एक डिजिटल करेंसी था सर। तो ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी में आप क्या देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में अगर आप जानकार होंगे तो आप जानेंगे क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य है ना वो बढ़ता घटता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज किसी एक क्रिप्टो करेंसी का मूल्य अगर हम मानते हैं, है ना, सीसी के माध्यम से मैं क्रिप्टो करेंसी समझा रहा हूं, एक क्रिप्टो करेंसी का मूल्य आप मानते हैं कि 100 रुपीज़ है ना। मान लीजिए कि 1 दिसंबर को, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 दिसंबर को एक क्रिप्टो करेंसी आपने 100 रुपये में देकर जो है वो खरीदा है, और 5 दिसंबर की अगर हम बात करें तो एक चीज़ और भी हो सकता है, 5 दिसंबर को इस एक क्रिप्टो करेंसी का मूल्य जो है हो सकता है कि 105 रुपये भी हो जाए, या हो सकता है कि 90 रुपये भी हो जाए। तो क्रिप्टो करेंसी के साथ जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू है उसमें उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। लेकिन हम ई रुपी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ई रुपी की जो वैल्यू, मान लीजिए कि 1 दिसंबर को 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये है, तो 20 दिसंबर को भी 10 रुपये की वैल्यू 10 ही रुपया होगी, या 20 जनवरी को भी अगर हम बात करें तो 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपया ही होगी। यानी कि किसी भी प्रकार का इसमें उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा, पहला चीज। दूसरा, अगर आप ई रुपी खरीद कर अपने वैलेट में रखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी अगर आप रखते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता होगा, लेकिन अगर आप ई रुपी रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार का ब्याज जो है वो देना नहीं होगा। अब मैं जब ये पूरा का पूरा टर्म आपको समझा रहा था तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, एक टर्म यूज किया था दोस्तों, वो टर्म था आपका CBDC, है ना। क्या टर्म था? आप देखिए क्रिप्टो करेंसी का जो लोगो है वो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है सेशन? एक बार कमेंट भी कर दीजिए, है ना, फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए कि आपके सारे के सारे मित्र जो हैं वो क्लासेस में जुड़ जाए, ठीक है। ये आपके लोगो जो है आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने जब इसको यूज किया था, जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो एक टर्म यूज किया था जिसको मैंने कहा था CBDC, है ना। क्या टर्म यूज किया था? CBDC, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या, यानी कि CBDC है क्या, इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? कि CBDC है क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल का मतलब क्या है कि डिजिटल का मतलब अगर हम बात करें तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि कभी आपके पर्स में जो है वो मान लीजिए कभी 100 रुपया हुआ करते थे, अब आपके मोबाइल में जो है वो 100 रुपया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होंगे, ठीक है ना। यानी कि जैसे पहले आप कैश में लेन देन करते थे, अब आप डिजिटल रूप से भी लेन देन कर सकते हैं। CBDC के बारे में अगर हम बात करें तो CBDC कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करें तो एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या इथर जैसी महसूस हो सकती है काम करने में। लेकिन वैल्यू के बारे में हमने क्या कहा? वैल्यू के बारे में मैंने कहा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, है ना। तो इसके बारे में हमने क्या कहा? तो इसके बारे में हमने कहा कि वैल्यू जो है उसकी फिक्स हो गई, चाहे आप बिटकॉइन देखें चाहे क्रिप्टो करेंसी देखें, तो दोनों की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, बल्कि दोनों जो है वो आपकी डिजिटल करेंसी है, लेकिन ई रुपी का जो वैल्यू है वो आपका जो है वो पूरा होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और भी होगा कि सर ये जो डिजिटल करेंसी है ये काम कैसे करेगा, इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो कैसी होगी। तो अगर हम बात करें, अच्छा देखिए जो मैं बात बोलूँगा ना इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपको याद होगा जब कि मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपसे बात कर रहा था तो एक क्वेश्चन मैंने वैसे ही आपको रेज कर दिया था कि क्या क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, था ना। और हुआ कि हाँ भैया ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो है वो काम कर रही है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि क्या ई रुपी जो है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है? ई रुपी पे भी अगर हम बात करें तो ई रुपी की अगर हम बात करते हैं तो ई रुपी अगर हम बात करें तो क्या प्रश्न यही उठता है कि क्या ई रुपी जो है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है? तो बिल्कुल भैया, ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है ना वो टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि ये भी करेंसी जो है आपकी कौन सी, ई रुपी जो है
ठीक है ना। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये भी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही जो है वो क्या करेगी, आपकी ये काम करेगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही जो है वो आपकी ये करेंसी जो है काम करेगी, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जहां होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जहां वित्तीय संस्थाएं जैसे कि बैंक करती हैं, वही रिटेल करेंसी का उपयोग जो है वो कौन कर सकता है, आम व्यक्ति जो है वो कर सकता है। भारतीय करेंसी का डिजिटल रूप जो है, इस रूप को मैंने बार बार कहा कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो है दोस्तों वो ई रूपी होगा। क्या नाम होगा, ई रुपीज़ जो है इसका नाम होगा, जो भारतीय है, ठीक है ना। तो ई रुपीज़ के बारे में हमने बात की और हमने कहा कि अभी 4 बैंकों के माध्यम से जो है इसको वितरण करने की बात की गई है। एक बार क्या कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वो 4 बैंक कौन कौन से हैं जिसको इस डिजिटल करेंसी को चलाने का जो है वो जिम्मेदारी गया है? कृपया करके कमेंट करके आप बता दीजिए। वैसे मैंने चर्चा कर ली है, वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो क्या करें, कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि वो कौन कौन से 4 बैंक हैं जिन 4 बैंक को परमिशन दिया गया है कि आप जो है वो इस करेंसी को जो है वो यूज कर सकते हैं। ये आप इस करेंसी का जो है वितरण जो है वो आपके माध्यम से किया जाएगा, कृपया करके आप बता दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैंने कहा कि उन 4 बैंकों का नाम जो कि आप अभी थोड़ी देर में कमेंट करके बताने वाले हैं, है ना। तो उन 4 बैंकों के माध्यम से जो है वो ऐप्स भी जो है वो सुरक्षा उपलब्ध किया जाएगा, और यूजर बैंक की ओर से उपलब्ध जो ऐप्स होंगे, मोबाइल फ़ोन होंगे, डिवाइस में जो है ये डिजिटली स्टोर्ड वॉलेट के माध्यम से इस ई रुपीज़ का जो है वो लेन देन होगा, ठीक है ना। और इसका उपयोग जैसे है, जैसे कि आप नॉर्मली इस समय पेटीएम यूज करते हो, फ़ोन पे यूज करते हो, और जो भी चीज़ यूज करते हो ना, तो एक ऐप के माध्यम से जो है वो यूज करते हो। सिंपल से अगर हम बात करें तो इस समय भी आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने ऐप से जो है वो दूसरे के ऐप में जो है वो पैसा भेज सकते हैं, यानी कि उसके भी मोबाइल में वो ऐप जो है वो होना जा सकता है, ठीक है। तो इस डिजिटल रुपए को अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो रेगुलेट करने वाली जो संस्था होगी, जो इसकी नियामक संस्था होगी, वो नियामक संस्था कौन होगी, तो नियामक संस्था होगी दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी नियामक जो है वो संस्था होगी। अब इसमें डिजिटल मैंने कहा वॉलेट होगा, और डिजिटल वॉलेट जो है वो ई रुपी के नाम से एक ऐप होगा जिसको कि आपको डाउनलोड करना है। अब ये जो डिजिटल वॉलेट होगा, इस डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आपका लेन देन का जो है प्रक्रिया चलेगा, और डिजिटल रुपए को आप मोबाइल फ़ोन और साथ में आप अपने कंप्यूटर, आप अपने जो भी मतलब डिजिटल जो भी उपकरण है, उस उपकरण के माध्यम से जो है वो आप यूज कर सकेंगे, और इसे बैंकों के जरिए जो है वो क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। उपयोगकर्ता जो है वो पायलट परीक्षण में शामिल हो जाने या बैंकों से मिलने वाले डिजिटल वॉलेट को के जरिए जो है वो क्या करेगा, ई रुपी का जो है वो भुगतान जो है या ई रुपी का जो लेन देन है वो कर सकेगा, ठीक है ना। अब भुगतान करना कैसे है, भुगतान की जो प्रक्रिया है, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है दोस्तों, QR कोड के माध्यम से जो है वो भुगतान किया जा सकता है। किसके माध्यम से, QR कोड। QR कोड क्या है, तो जैसे कि आप देखते हो कि जब आप कहीं भी पेमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, उसको स्कैन करते हो QR कोड के माध्यम से। तो यहाँ भी आप क्या होगा कि जिसको भी आप पे कर रहे हो उसका जो QR कोड होगा, ठीक है ना, तो उस QR कोड के माध्यम से जो है वो आप भुगतान कर सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि ई रुपया के जरिए जो है वो व्यक्ति टू व्यक्ति यानी कि पर्सन टू पर्सन, और व्यक्ति टू व्यापारी यानी कि पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2P और P2M, ये दोनों में जो है वो क्या हो सकता है कि रुपए इसका जो है वो लेन देन हो सकता है। मर्चेंट यानी कि व्यापारी के बारे में ये कहा गया है कि उनके लिए जो है वो QR कोड से के माध्यम से जो है वो क्या होगा, पूरा का पूरा भुगतान जो है वो होगा। अब एक बात और भी आपको ध्यान रखना है, जब हम ई रुपी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ई रुपीज़ हमने क्या कहा कि ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है वो काम करेगा। लेकिन इसके अलावा हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी हमने कहा कि क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो किस पे है, ब्लॉकचेन के ऊपर है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो परमिशन नहीं दिया है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी पर जो है वो आपको क्या करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज जो है वो अदा करना होता है। लेकिन ई रुपी के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको किसी भी प्रकार का जो है वो उसको, अगर मान लो आप ई रुपी रखते हो ना, डिजिटल मुद्रा को रखते हो, तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, ठीक है ना। और ये माना जाएगा कि आपका वो जो मतलब आप अकाउंट में मान लीजिए कि ई रुपी जो है वो 1 लाख रुपया रखे हो, तो 1 लाख रुपया जो है जैसे कि आप अपना कैश रखते हो ना, वैसे ही समझ लो कि 1 लाख रुपया आपने क्या किया है, अपने बैंक के अकाउंट में जो है वो जमा कर रखा है, ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या होगा,
तो फ़ायदा ये होगा कि बैंकों को पैसा अगर मान लीजिए एक स्थान से दूसरा स्थान पर जो है वो हस्तांतरित करना होगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, बहुत ही आसानी से जो है वो पैसे को जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा, पहला चीज़। दूसरा दोस्तों, नोट किससे बनते हैं? तो नोट बनते हैं भैया कागज़ से, ठीक है ना। तो अगर हम डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं नोट बनाने में जो खर्चा आता है उन खर्चे को भी हम क्या कर सकते हैं, उन खर्चों को भी हम रोक सकते हैं। हम खर्च जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मुद्रा छापने का जो खर्च है वो घटेगा। तीसरा क्या होगा दोस्तों, आप देखते हो भारत में कभी आप चाहते हो और देखते हो कि 2000 का आपने नोट लिया, पता चला कि नकली नोट निकल गया। कभी कभी क्या देखते हो कि नोट फटा हुआ है, आप 500 2000 के नोट जो है वो या 20 10 50 100 के नोट जो है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो अवैध रूप से जो भी मुद्रा मार्केट में चल रही है उसका रोकथाम हो जाएगा, आसानी से जो है वो टैक्सों की वसूली हो जाएगी और ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उनके ऊपर जो है नकेल कसी जा सकती है, उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। ई रूपी के बारे में बात कहा जा रहा है कि ई रूपी जो है वो क्या है, आपके भरोसे का साथी, आपकी सुरक्षा का साथी है और बहुत सारी सुविधाओं के साथ जो है वो लैस है, ठीक है ना। अब ई रूपी के बारे में एक भी और भी बात की जा रही है कि ये जो मूल्य होगा उसी मूल्य पर जो है वो जारी किया जाएगा, जिस मूल्य पे नोट और आपके सिक्के जो है वो जारी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक चीज़ और भी ध्यान देना है, आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सर ये ई रूपी हो तो रहा है, लेकिन सर इसके पहले भी कोविड के समय फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे ऐसे करके एयरटेल का पेमेंट बैंक था, रिलायंस का पेमेंट बैंक है या अलग अलग कंपनियों के पेमेंट बैंक है ना। तो सर ये जो डिजिटल रुपया है, ये ई रूपी जो है वो डिजिटल पेमेंट से अलग कैसे है, ये आपके दिमाग में बहुत प्रश्न उठ रहा होगा। आप कह रहे होंगे सर इसमें नया क्या है, अभी भी तो कल हम सब्जी लेने गए थे, कल अभी गोलगप्पे खाने गए थे, रुपया नहीं था पॉकेट में तो हमने मोबाइल निकाला और सामने को जो है वो फ़ोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया। अरे सर कई बार तो ऐसा होता है कि तक्षशिला का जब सब्सक्रिप्शन लेना होता है और हमारे पास कैश होता है तो हम अपने मित्र को जो है वो कैश दे देते हैं और वो अपने फ़ोन पे से आपका जो है पेमेंट कर देता है। तो सर डिजिटल पेमेंट तो अभी भी है, तो डिजिटल पेमेंट जब अभी है तो डिजिटल पेमेंट और डिजिटल रुपीज़ के बीच का अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों डिजिटल पेमेंट और डिजिटल अगर हम बात करें रुपया, तो दोनों के बीच में आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। डिजिटल रुपया और डिजिटल पेमेंट है क्या, ये प्रश्न जो है वो आपके लिए एक प्रश्न होगा, आपके दिमाग में जो है ये प्रश्न दौड़ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल रुपी एंड डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल रुपी और डिजिटल पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो दोनों जो है वो बहुत ही अलग है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि डिजिटल हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि बैंक से ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे कि हम आरटीजीएस कर देते हैं, आईएमपीएस कर देते हैं, या हम गूगल पे, फ़ोन पे ये सारा काम कर दे रहे हैं, हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ले जाकर पेमेंट करते हैं। तो ये दोनों अलग कैसे हो गया, वहाँ भी तो हम कैश लेके नहीं चल रहे हैं ना सर, वहाँ भी तो हम हमारे हाथ में जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या हम फ़ोन पे, गूगल पे, आपका आरटीजीएस, नेफ्ट है ना, आईएमपीएस, ये कई सारी तकनीक होती है, इन तकनीक के माध्यम से हम पेमेंट तो पहले भी कर रहे थे, तो ये अलग कैसे हो गया। अब दोस्तों सबसे बड़ा ज़रूरत यहाँ है आपको ये समझने की कि दोनों अलग कैसे होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे डिजिटल पेमेंट ऐसे हैं जो कि चेक के रूप में काम करते हैं, यानी कि आप अपने बैंक को क्या करते हैं, पहले निर्देश देते हैं कि मेरे अकाउंट में जो भी जमा राशि है उस जमा राशि से ही क्या हो, आपका पेमेंट यानी कि ट्रांजैक्शन हो। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 100 रुपये है और 100 रुपये अगर आपके अकाउंट में है, तो आप किसी को पैसा जब भेजते हो तो सबसे पहले आप जब पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे किसी भी प्रकार का आप ऐप यूज करते हो, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम जो भी यूज करते हो, या आप अपना इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो आपके अकाउंट में जो जमा राशि होती है वही आपका वास्तविक रुपए है और उसी से आप क्या कर रहे हो, पेमेंट या ट्रांजैक्शन करते हो। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें कई तरह की संस्थाएं होती हैं, जो संस्थाएं मिलकर जो है वो कार्य कर रही हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया तो तत्काल सामने वाले को मिल गया क्या या नहीं मिला, ये आपको नहीं पता होता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में पहुंचने के लिए 1 मिनट से लेकर 48 घंटे का जो है वो कभी कभी आपका जो है समय ले लेगा, यानी कि पेमेंट जो है तत्काल नहीं होगा और उसकी एक जो है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी। अब जब डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया की बात करते हैं तो आपने जो भुगतान किया वो सामने वाले को मिल गया है, इसकी
खूबी है। और अभी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी बैंक के में खाते के रूप में जमा के रूप में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, उसी के जगह पे अगर हम बात करें तो ये जब आप करेंगे तो वहां हम क्या देखेंगे कि डिजिटल करेंसी के रूप में उसके अकाउंट में जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। फिर एक प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये जो डिजिटल करेंसी है ये बिटकॉइन से और क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है ना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी दोनों ब्लॉकचेन आधारित था। तो ये जो है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल। तो क्रिप्टो करेंसी से आरबीआई की डिजिटल करेंसी अलग कैसे है, ये आप कैसे कह सकते हैं। तो दोस्तों डिजिटल करेंसी के बारे में बात करें तो डिजिटल करेंसी जो ये कॉन्सेप्ट है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी जो है वो 2009 में ही जो है लॉन्च हो गई थी, और उसके बाद हम बात करें तो कई सारे देशों ने जो है वो अपनी अपनी डिजिटल करेंसी चालू की, जैसे कि ईथर हो गया, डॉजकॉइन हो गया, है ना, 50 ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्च की गई अलग अलग देशों के रूप में, ठीक है ना। तो लोग इसमें क्या है इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। भारत में भी आपने देखा होगा कि एक दिन मैंने एक आर्टिकल लिया था जिसमें हमने कहा था कि भारत के 73% जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा है वो घाटे में है ना, उनको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा प्रश्न क्या है कि क्रिप्टो करेंसी और ये सब जो है ये प्राइवेट जो भी करेंसी है इसमें लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्राइवेट लोग या कंपनियां जो है उनके द्वारा जो है जारी की जाती है और उसकी कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होती है। जैसे कि अभी क्रिप्टो मान लीजिए कि बिटकॉइन है, किसी ने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा और हो सकता है कि वो पता चले कि दूसरे दिन उसका जो वैल्यू घट के 20 रुपये हो जाए, या हो सकता है कि 200 रुपये हो जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और भी है, बिटकॉइन में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आपको नहीं पता है कि सामने वाला कौन है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, उसमें लोग गुमनाम रह के जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, और इस कारण से जो है वो एक बहुत बड़ा डर किस चीज़ का है, आपका टेरर फंडिंग का, यानी कि आतंकवादियों को जो आप देखते हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो है वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के माध्यम से जो है वो क्या हो रहा है, हेल्प हो रहा है, उसका कोई नियंत्रण करता नहीं है। लेकिन यहां अगर हम बात करें, है ना, आपके ई रूपी में, तो ई रूपी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। वहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही हाथ उठा दिया है, उसने कह दिया कि भैया बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में अगर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कोई भी सरदर्द नहीं है, वो आप अपने भरोसे कीजिए, ठीक है ना। अब ये जो करेंसी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये करेंसी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो है वो क्या है, आपकी एक लिमिटेड है, और इस वजह से अगर हम बात करें तो इसकी सप्लाई और डिमांड के अनुसार जो है वो क्या है, किसकी, क्रिप्टो करेंसी और बिट करेंसी, तो आपका जो सप्लाई और डिमांड जो होगा उसके हिसाब से उसका रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमने बात किया था बिटकॉइन पे कि 50% के आसपास उसके रेट में जो है वो कमी आ गई है। लेकिन डिजिटल रुपए के बारे में बात करते हैं तो इसको कौन स्टार्ट कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इसको स्टार्ट कर रहा है तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे कहेगा कि हम है ना भाई, आप अगर एसबीआई में या आप आईसीआईसीआई में या एक्सिस बैंक में आप लाखों करोड़ों रुपए जो जमा कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, आप जमा कर देते हैं, तो जमा कर देते हैं तो क्या होता है, आप किसके भरोसे जमा करते हैं, आप अपनी पूरी पूंजी जो है आप कहीं बैंक में जमा करते हैं तो किसके भरोसे जमा करते हैं, इस भरोसे से जमा करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना वो आपका पैसा डूबने नहीं देगी, अगर डूब भी रहा है तो वो बचा लेगी, इसी भरोसे ना। तो डिजिटल करेंसी भी जो है वो क्या है, एक भरोसे का नाम है ना, और उस भरोसे के पीछे कौन है, तो उस भरोसे का जो साथी है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या होता है तो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या होगा, आपका जिम्मेदार होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या कहेगा कि पूरे की पूरी जो है वो अपने ऊपर जो है वो जिम्मेदारी ले लेगा, जिससे कि किसी भी ग्राहक को जो है नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये जो डिजिटल करेंसी का अगर हम बात करें तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और ई रूपी ही केवल डिजिटल करेंसी है या कुछ और भी देशों के द्वारा ये डिजिटल करेंसी चालू की गई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 2006 साल की रिसर्च के बाद जो है वो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो है वो अप्रैल 2020 में अगर हम बात करें तो 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, और ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो है दोस्तों इसने एक डिजिटल करेंसी शुरू की थी जिसका नाम था ई युआन। क्या नाम था,
ई युआन, और ये आपका चाइना के द्वारा, चाइना का जो रिपब्लिक बैंक ऑफ जो चाइना है उसके द्वारा जो है, माफ कीजिएगा, पीपल्स बैंक ऑफ जो चाइना है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था जून 2021 में। अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो एक और आपका डिजिटल करेंसी चाइना में ही शुरू हुआ था जिसका नाम है ECNY, ठीक है ना। तो ये आपका चाइना का जो है डिजिटल करेंसी है, और कहा जा रहा है कि इस डिजिटल करेंसी में चाइना ने अभी तक जो है वो 3,500 करोड़ तक का जो है वो क्या कर दिया है, ट्रांजैक्शन जो है वो कर दिया है, और फ्यूचर में जो है वो 40,000 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन जो है वो इसके माध्यम से करना है। अब वो ट्रांजैक्शन कहाँ कर रहा है, तो किसी को कहीं भी पेमेंट करना है, चाहे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अपने होटल में जा रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आप पेट्रोल भरा रहे हैं, डीजल भरा रहे हैं, कहीं भी, तो चाइना के लोग जो हैं वो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ का जो ई युआन है उसके माध्यम से जो है वो ट्रांजैक्शन जो है कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में चाइना का ये है उद्देश्य कि 2025 तक हम क्या करें कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में हमारी जो डिजिटल करेंसी है उसकी हिस्सेदारी 9% के आसपास जो है हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और अगर चाइना इस प्रकार से अगर सफल रहता है अपने उद्देश्य में, तो वो क्या करेगा कि दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटली करेंसी लॉन्च करने वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पहला जो है वो देश बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और सब भी जो है देश, जैसे कि उनके द्वारा जो है वो भी अपना जो है डिजिटल करेंसी जो है शुरू किया गया है, जैसे कि कनाडा के द्वारा, जापान के द्वारा, स्वीडन के द्वारा, स्विट्जरलैंड के द्वारा, अन्य जो भी देश हैं, जैसे कि आप देखें डिजिटल पेमेंट के, तो भारत में अगर हम बात करें तो 40% ई कॉमर्स पेमेंट्स डिजिटल वॉलेट से हुए हैं। वर्ल्ड पे और FIS स्टडी ने ये दावा किया है। यूके ने कहा है कि 9% जो है वो पेमेंट जो है बैंक नोट की हिस्सेदारी 2028 तक रह जाएगी, बाकी सारी डिजिटल हो जाएगी। स्वीडन कह रहा है कि 50% तक रिटेलर्स 2025 तक कैश पेमेंट लेना जो है वो बंद कर देंगे। जापान कह रहा है कि 28.6% पेमेंट जो है वो कैशलेस हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया कह रहा है कि 96% पेमेंट जो है वो कैशलेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है, और डिजिटल करेंसी वही होगी। ये आपका उस समय का जो है वो निर्मला ताई का ये बयान है जब उन्होंने डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के बारे में जो है वो बात किया था, ठीक है। और तो इन्होंने कहा कि देखिए डिजिटल करेंसी वही होगी जिसे इस साल RBI जारी करेगा, और इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल दुनिया में जो कुछ है वो संपत्तियां हैं उनसे होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो की दुनिया में होने वाले हर लेन देन पर नजर रखने के लिए 1% TDS भी लग रहा है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो TDS भी जमा कर रहा है। अब हमने कहा ना कि काफ़ी सारे देश हैं, चाहे रशिया है, चाइना है, सऊदी अरब है, UAE है, स्वीडन है, आपका दक्षिण कोरिया है, हांगकांग है, बहुत सारे देश जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी तक भारत के अलावा 26 अभी और भी देश हैं जो कि डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में जो है वो काम कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सर ये डिजिटल करेंसी क्यों हो रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो डिजिटल करेंसी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके फ़ायदों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं डिजिटल करेंसी के, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, 4 टाइप के इसके फ़ायदे हैं, एक एक करके हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है आपका डिजिटल करेंसी का, वो है आपका एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी जो है वो सबसे बड़ा जो है वो फ़ायदा है। क्या है भैया एफिशिएंसी? तो इसके एफिशिएंसी के ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह कम खर्चीली है, ठीक है, ट्रांजैक्शन भी जो है बहुत तेज़ी से हो जाता है, और अगर आप करेंसी नोट निकालते हैं तो उसका प्रिंटिंग का खर्चा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो ये है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। दूसरा जो फ़ायदा है वो क्या है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन का फ़ायदा। आप कहेंगे सर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है और कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में फ़ायदा होता है। तो डिजिटल करेंसी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की ज़रूरत नहीं है, और ये अपना ऑफलाइन भी जो है इसका प्रयोग कर सकता है। तीसरा फ़ायदा जो है वो क्या कर सकता है, करप्शन पे जो है वो रोक लगा सकता है, यानी कि भ्रष्टाचार पे जो है वो क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। करप्शन यानी कि डिजिटल करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो डिजिटल करेंसी पे जो भी लेन देन होगा उस पर सरकार की जो है वो पैनी नज़र रहेगी, और बहुत ईजिली वो क्या कर सकता है, जो भी आपका डिजिटल रुपया होगा उसको ट्रैक कर सकता है, जो कि कैश में संभव नहीं है। अब सरकार को ये थोड़ी पता है कि आपके पर्स में 100 रुपये है कि 500 रुपये है, लेकिन आपके डिजिटल करेंसी में कितना पैसा है ये सरकार को जो है वो पता होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, अगर हम बात करें मौद्रिक कोई नीति होगी तो उसके लिए जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा।
मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक के हाथ में जो है वो डिजिटल रुपए के बारे में जो है जानकारी होगी, तो वो जान जाएगा कि कितना डिजिटल रुपया अभी है और कितना डिजिटल रुपया अब जारी करना। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, समय समय पे नोट छापता रहता है ना, वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा कि कितना इस समय मार्केट में उसका नोट की जगह पर डिजिटल करेंसी है और कितना मुझे और भी छापना है समय समय पर, है ना। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में मनी अधिक है तो वापस ले लेगा और कम है तो उसको मैनेज करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं डिजिटल करेंसी के रूप में जो है, जो कि मैंने आपके साथ जो है वो चर्चा की। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप ऑफलाइन भी देख रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जो स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया करके कमेंट करके बताइए कि आपको डिजिटल करेंसी ई रूपी जो है, जो कि आज 1 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है भारत के 4 शहरों में, भारत के 4 बैंकों के माध्यम से, जिसमें SBI, ICICI, IDFC फर्स्ट और आपका यस बैंक, ये 4 बैंक जो जारी कर रहे हैं, 4 शहरों में जारी होने वाले हैं पहले चरण में, दूसरे चरण में 9 शहरों में जारी होने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं, अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अच्छा, क्लासेस के लिंक को अगर शेयर नहीं किया है तो कंजूसी मत करो यार, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी का ख्याल रखते हो तो उसके साथ क्लासेस, कहते हैं कि शिक्षा से ज़्यादा दान करने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। धन को आप कितना भी दान करते रहो खत्म हो जाएगा, शिक्षा को जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा। तो फटाफट जो है वो दान कर दीजिए, फटाफट स्टेटस लगा के अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी ग्राम हो, और आपका अपना ग्राम यानी कि अपना गाँव जो है वहाँ तक पहुँचा दीजिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पर।